Hello everyone, welcome in political science class. In the last lecture, we had learned chapter number 2, India's foreign policy. And in this part of the chapter, we had learned about the Article 51 of the Indian Constitution. Then we had learned about the objectives of India's foreign policy and India's foreign policy early phase. Now today we are going to learn the next part of this chapter. And the next point is the first stage which was from 1947 to 1990. Okay, then now listen carefully. India adopted the policy of non alignment in the context of the कोल्ड वॉर. तो कोल्ड वॉर के समय इंडिया ने जो अपनी फॉरेन पॉलिसी अडॉप्ट की थी वो इस तरह से थी कि उसमें किसी भी तरह के मतलब आर्मामेंट्स जो है वो वॉर के लिए यूज़ नहीं किए जाएंगे, सिर्फ कंट्री के डिफेंस के लिए यूज़ होंगे. ये नॉन अलाइनमेंट जो है वो पॉलिसी इंडिया ने इस कोल्ड वॉर में अडॉप्ट की थी. एज अ रिजल्ट प्रायोरिटी वॉज गिवन टू मेंटेनिंग फ्रेंडली रिलेशंस विथ ऑल नेशंस एंड टू टेकिंग द हेल्प रिक्वायर फ्रॉम डेवलपमेंट फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज़. तो उसके बाद इंडिया ने सिर्फ अपनी फॉरेन पॉलिसी में ये ऑब्जेक्टिव सामने रखा हुआ था कि दूसरी जो अदर कंट्रीज़ है, जो नेबरिंग कंट्रीज़ है, उनके साथ जो रिलेशन रहेंगे वो फ्रेंडली रिलेशन वहाँ पे मेंटेन रखने हैं और दूसरी कंट्रीज़ के साथ मिलकर और फिर कंट्री की डेवलपमेंट ही करनी है. ड्यू टू द पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट इंडिया कुड गेट एड फ्रॉम बोथ द सुपर पावर. तो इस तरह से जो है कि इंडिया ने इस पॉलिसी के थ्रू इंडिया ने नॉन अलाइनमेंट जो है उसे एडॉप्ट किया हुआ था. उसके बाद इंडिया कुड गेट एड फ्रॉम द बोथ सुपीरियर सुपर पावर. तो इंडिया जो है वो जो दोनों सुपर पावर हैं इसमें जो कोल्ड वॉर वहाँ पे चल रहा था सोवियत यूनियन दैट मीन्स रशिया और यूएसए के बीच में, तो इनमें इंडिया जो है वो दोनों सुपर पावर के साथ में नहीं थी और दोनों का सिर्फ सहयोग अपने डेवलपमेंट के लिए वो चाह रही थी. देयर वॉज अ लॉट ऑफ स्ट्रेस ऑन इम्प्रूविंग स्ट्रेंथनिंग इंडियाज डिफेंस. तो जो इंडिया के डिफेंस सिस्टम है, इंडिया की जो संरक्षण प्रणाली जिसे हम कहते हैं उसे इम्प्रूव करना, उसे स्ट्रॉन्ग बनाना, इसके लिए बहुत बड़ा स्ट्रेस इंडिया के ऊपर उस वक्त था. द टेक्नोलॉजी रिक्वायर्ड फॉर दिस वॉज इम्प्रूव्ड. तो जिसके लिए ये टेक्नोलॉजी वहाँ पे लगने वाली थी कि डिफेंस सिस्टम को हमारी वहाँ पे स्ट्रॉन्ग करना है उसके लिए, तो वो टेक्नोलॉजी बहुत मतलब ज़रूरी थी उस वक्त. जो सोवियत यूनियन, फ्रांस एंड जर्मनी हेल्प इंडिया इन दिस मैटर. तो इस मैटर में सोवियत यूनियन ने, फ्रांस ने और जर्मनी ने इंडिया को हेल्प किया था. इन दिस पीरियड इंडिया हैड टू फेस सम चैलेंजेस. इसी पीरियड में इंडिया को चैलेंजेस को फेस कर रही थी, कुछ प्रॉब्लम वहाँ पे आ रहे थे. दिस इंक्लूड द कॉन्फ्लिक्ट विथ पाकिस्तान. तो इसमें क्या क्या प्रॉब्लम आ रहे थे कि पाकिस्तान के साथ जो कॉन्फ्लिक्ट थी वो क्रिएशन ऑफ बांग्लादेश का क्रिएशन, और उसके बाद कॉन्फ्लिक्ट विथ चाइना के साथ जो विवाद चल रहे थे, ये सारे प्रॉब्लम्स इंडिया वहाँ पे फेस कर रही थी उस वक्त. इंडिया इम्प्रूव्ड हर न्यूक्लियर कैपेसिटी बाय कंडक्टिंग न्यूक्लियर टेस्ट इन 1974. तो इंडिया ने अपनी न्यूक्लियर कैपेसिटी को प्रूव किया. जो 1974 में एक न्यूक्लियर टेस्ट इंडिया ने किया था और जिसमें इंडिया ने बताया कि इंडिया के पास भी न्यूक्लियर पावर है, इंडिया एक न्यूक्लियर पावर कंट्री है. देन कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ पंडित नेहरू टू इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी. इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी में पंडित नेहरू का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो कुछ इस तरह से रहा था. हिज स्टैंड वॉज दैट इंडिया शुड इंडिपेंडेंटली अंडरस्टैंड द ग्लोबल और इंटरनेशनल अफेयर्स. तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ये चाहते थे कि पूरे मतलब वर्ल्ड में या जो भी इंटरनेशनल अफेयर्स है उसका आकलन जो है, उसकी अंडरस्टैंडिंग जो है इंडिया को इंडिपेंडेंटली वहाँ पे होनी चाहिए. उसके बाद द फॉलोड अप विद द पॉलिसी ऑफ पीस. और इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है वो मतलब किसी भी तरह के वॉर को सपोर्ट नहीं करेगी, पीसफुल मैनर से अपनी कंट्री की डेवलपमेंट वहाँ पे होनी चाहिए. ये पॉलिसी इंडिया के जो मतलब फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू थे उन्होंने अपने फॉरेन पॉलिसी में रखे हुए थे. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज सेकंड स्टेज. इट वाज 1991 टिल डेट. तो
ये जो सेकेंड स्टेज है वो 1991 से लेकर आज तक का जो इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी का सेकेंड स्टेज है वो हम देखने वाले हैं। देन नाउ लिसन केयरफुली। India's foreign policy became more comprehensive and dynamic in the second stage। तो सेकेंड स्टेज में इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है वो और भी ज़्यादा कॉम्प्रहेंसिव और डायनेमिक हो गया, और भी ज़्यादा आकलनीय, समझने के लायक और गतिशील वहाँ पे हो गई थी। इन द पोस्ट कोल्ड वॉर पीरियड द प्रायोरिटी नो लॉन्गर रिमेंड टू पॉलिटिकल एंड मिलिट्री रिलेशंस। और पोस्ट वर्ल्ड वॉर के बाद का जो पीरियड था उसमें किसी भी तरह की मतलब पॉलिटिकल और मिलिट्री रिलेशन जो है वो बहुत ज़्यादा देर तक नहीं चले थे। सेवरल अदर डायमेंशंस लाइक इकोनॉमी, कुछ अदर डायमेंशंस के बारे में भी वहाँ पे बताया गया था, जैसे कि इकोनॉमी, ट्रेड, एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी गॉट इंक्लूडेड इन द फॉरेन पॉलिसी। तो ये सारी चीज़ें फॉरेन पॉलिसी में इंक्लूड की गई, जैसे कि इकोनॉमी, ट्रेड, एजुकेशन और टेक्नोलॉजी को। आफ्टर 1991 इंडिया रिड्यूस्ड द गवर्नमेंट कंट्रोल्स ओवर द इकोनॉमी एंड एडॉप्ट द फ्री मार्केट पॉलिसी। तो 1991 के बाद इंडिया ने जो मतलब रिड्यूस द गवर्नमेंट कंट्रोल ओवर द इकोनॉमी, इकोनॉमी के ऊपर जो गवर्नमेंट का कंट्रोल था उसे कम कर दिया, और एडॉप्टेड द फ्री मार्केट पॉलिसी, तो फ्री मार्केट पॉलिसी को अपना लिया। नेचुरली देयर वाज एन इंक्रीज इन ट्रेड विथ नेबरिंग कंट्रीज़, और जिसका परिणाम क्या हुआ कि जो नेबरिंग कंट्रीज़ है उसके साथ इंडिया का ट्रेड बढ़ा। आवर शेयर इन वर्ल्ड ट्रेड इंक्रीज्ड, और हमारा जो वर्ल्ड ट्रेड का शेयर जो है वो भी बढ़ा हुआ था। एफर्ट्स बिगेन टू बी मेड टू द इंक्रीज द रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, तो इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाने के प्रयास वहाँ पे और भी ज़्यादा बढ़ गए। देन कैन यू फाइंड आउट, क्या आप ये फाइंड आउट कर सकते हो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ रेट, तो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट का मीनिंग क्या है ये आपको ढूंढना है। देन प्रिपेयर अ चार्ट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ रेट ऑफ इंडिया, नेपाल एंड भूटान, तो इंडिया, नेपाल, भूटान का जो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट है उसका एक चार्ट आपको बनाना है। इन द डिकेड आफ्टर 1990 आवर रिलेशंस विद द साउथ एशियन कंट्रीज लाइक सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम एक्सेट्रा बिकेम स्ट्रॉन्ग, तो 1990 में के दशक में वहाँ पे इंडिया के जो रिलेशंस है वो साउथ एशियन कंट्रीज़ के साथ बढ़े, जैसे कि सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम, ये जो कंट्रीज़ हैं उसके साथ रिलेशन स्ट्रॉन्ग हो गए। ओवर ट्रेड एक्सचेंज विथ इज़राइल, जापान, चाइना एंड यूरोपियन यूनियन इंक्रीज्ड, और जो ट्रेड है, व्यापार जो है वो एक्सचेंज वहाँ पे होने लगा इज़राइल, जापान, चाइना और यूरोपियन यूनियन के साथ, वहाँ पे ये ट्रेड बढ़ा। इंडिया began to participate in organizations at the international and regional level more than before, तो इससे पहले जो वहाँ पे ट्रेड चल रहा था उससे इंडिया का ट्रेड और भी ज़्यादा बढ़ गया, और इंडिया ने कुछ इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशंस है उसमें अपना पार्टिसिपेशन वहाँ पे कर लिया, इंटरनेशनल ट्रेड में इंडिया आ गई है। फॉर एग्ज़ाम्पल G20, तो इंटरनेशनल ट्रेड वहाँ पे कौन से थे, एक ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल ट्रेड की थी जो G20, उसमें इंडिया ने पार्टिसिपेट किया। एंड ब्रिक्स, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन वहाँ पे बनी हुई थी। उस ऑर्गेनाइजेशन का ये लोगो यहाँ पे दिया गया है, ब्रिक्स का, इंडिया 2016 ब्रिक्स लोगो ये यहाँ पे बताया गया है लोटस जैसा। ओके, नाउ द नेक्स्ट पार्ट we will learn in the next lecture. Okay, bye.